तो आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो इंटरलिंक नेटवर्क के लिए एक तरह से आजादी की घोषणा जैसे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ऐसा लग रहा है कि वो किराए के घर मतलब लेयर 2 से निकलकर अपना खुद का घर बना रहे हैं, अपना लेयर 1 ब्लॉकचेन। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वो एक मजबूत महल बना पाएंगे या ये बस एक महंगा सपना साबित होगा। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हाँ, और ये सारी जानकारी हमें इंटरलिंक के को-सीईओ केवी की 10 डेज ऑफ इंटरलिंक नाम की एक एक्स सीरीज से मिली है। अच्छा, वो जो सीरीज चला रहे हैं। हाँ, वो हर दिन प्रोजेक्ट से जुड़ा एक नया पहलू सामने रख रहे हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ। लेकिन जो तीसरे दिन की पोस्ट आई उसने पूरी कम्युनिटी में मतलब हलचल मचा दी, क्योंकि उसी में इस बड़े फैसले का खुलासा हुआ, लेयर 2 को छोड़कर अपना खुद का लेयर 1 बनाना है। एग्जैक्टली। तो चलिए सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। पहले तो वो इथेरियम या सोलाना जैसे किसी बने बनाए प्लेटफॉर्म पर अपना टोकन लॉन्च करने वाले थे, है ना? जी। फिर अचानक ये इतना बड़ा यूटर्न क्यों? दिलचस्प बात यह है कि ये फैसला उनकी मजबूरी नहीं बल्कि उनकी कामयाबी का नतीजा है। कामयाबी? वो कैसे? प्रोजेक्ट इतनी तेजी से बढ़ा कि टीम को एहसास हुआ कि किसी और के बनाए घर में रहने से उनकी जरूरतें पूरी नहीं होंगी। मतलब लेयर 2 पर आप दूसरे ब्लॉकचेन के नियमों और सीमाओं से बंधे होते हैं। समझ गया। तो उन्हें अपने विजन के हिसाब से एक कस्टम बिल्ड घर चाहिए था। अपना लेयर 1 बनाने का मतलब है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था, अपने नियम, अपनी रफ्तार सब कुछ खुद तय कर सकते हैं। एक मिनट, दस्तावेज कहता है कि इस नए ब्लॉकचेन का फोकस होगा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, पेमेंट सिस्टम और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल। ये तीनों तो अपने आप में बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं। हाँ है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी एक में भी महारत हासिल ना कर पाए? एक बहुत वैलिड सवाल है और शायद इस फैसले का सबसे बड़ा खतरा भी यही है। लेकिन उनके नजरिए से देखें तो ये तीनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कैसे? एक पावरफुल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए एक तेज पेमेंट सिस्टम चाहिए और इन दोनों को सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर यूजर्स का अपनाना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, इंटरलिंक टोकन इस नई चेन का नेटिव टोकन होगा। वो इस इकोसिस्टम की करेंसी होगी। अच्छा, तो यहाँ मुझे रोकिए। अपना लेयर 1 ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? क्या इसके कुछ उदाहरण हैं जहां किसी प्रोजेक्ट ने ऐसा किया हो और वो कामयाब रहा हो? हाँ बिल्कुल, और दस्तावेज में 2 बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। पहला और सबसे मजबूत उदाहरण है बाइनेंस का BNB टोकन। BNB, राइट। वो शुरू में इथेरियम पर सिर्फ एक ERC-20 टोकन था, मतलब एक किराएदार की तरह जो इथेरियम के घर में रह रहा था। बिल्कुल, एकदम सही एनालॉजी है। लेकिन जब बाइनेंस ने अपनी खुद की बाइनेंस स्मार्ट चेन यानी BSC लॉन्च की तो गेम पूरी तरह बदल गया। सब कुछ बदल गया था। हाँ, BNB सिर्फ एक डिस्काउंट टोकन नहीं रहा, वो उस पूरी चेन का कह सकते हैं खून बन गया। गैस फीस देने से लेकर डिसेंट्रलाइज्ड एप्स इस्तेमाल करने तक हर काम के लिए BNB की जरूरत पड़ने लगी। तो यूटिलिटी बढ़ गई। यूटिलिटी से भी ज्यादा। बाइनेंस ने सिर्फ एक टोकन को यूटिलिटी नहीं दी, उन्होंने एक पूरा आर्थिक गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बना दिया। मतलब एक इकोनॉमिक ग्रेविटी क्रिएट कर दी। इकोनॉमिक ग्रेविटी, यस, ये बहुत पावरफुल तरीका है इसे देखने का। डेवलपर्स और प्रोजेक्ट्स अपने आप उस चेन की तरफ खींचे चले आते हैं जहां यूजर्स हैं, और यूजर्स वहां जाते हैं जहां अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। इंटरलिंक के लिए असली चुनौती सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना नहीं बल्कि उस गुरुत्वाकर्षण को बनाना है। और दूसरा उदाहरण पॉलीगॉन का है ना? उनकी कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, पॉलीगन यानी मैटिक ने एक अलग रास्ता अपनाया। वो इथेरियम के लिए एक हेल्पिंग हैंड, एक स्केलिंग सॉल्यूशन के तौर पर शुरू हुए थे। मुझे याद है शुरू में कई लोग मानते नहीं थे कि ये चल पाएगा। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने चुपचाप अपना काम किया, धीरे धीरे अपना पूरा इकोसिस्टम बनाया और नेटवर्क को लगातार अपग्रेड करते रहे। पॉलीगॉन का उदाहरण हमें सिखाता है कि आपको पहले दिन ही सबसे बड़ा ब्लॉकचेन बनने की जरूरत नहीं है। आप छोटे छोटे सही कदम उठाकर भी बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो इंटरलिंक भी यही रास्ता अपना रहा है, पहले टेस्ट नेट, फिर मेन नेट और फिर डेवलपर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाना। ये एक धीमी और सुरक्षित रणनीति लगती है, लेकिन क्रिप्टो की दुनिया में तो रफ्तार ही सब कुछ है। जब तक इंटरलिंक अपना L1 तैयार करेगा, क्या पता मार्केट में कोई नया ज्यादा बेहतर प्लेयर आ जाए। ये इस रणनीति का दूसरा सबसे बड़ा खतरा है। मार्केट किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन दस्तावेजों से जो को-सीईओज की सोच समझ आती है वो ये है कि वो जल्दी लॉन्च करो और बाद में ठीक करो वाली अप्रोच में विश्वास नहीं रखते। अच्छा, वो एक मजबूत नींव रखना चाहते हैं,
भले ही उसमें समय लगे। उनका दाव इस बात पर है कि एक सुरक्षित और स्थिर ब्लॉकचेन लंबे समय में ज्यादा डेवलपर्स और यूजर्स को आकर्षित करेगा। ये कछुए और खरगोश की दौड़ जैसा है और उन्होंने कछुआ बनना चुना है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टोकन की वैल्यू पर इसका असल में क्या असर पड़ेगा? मतलब अपना घर बनाने से घर की ईंटों की कीमत कैसे बढ़ जाती है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सबसे सीधा जवाब है प्रोटोकॉल रेवेन्यू। प्रोटोकॉल रेवेन्यू? हाँ, जब चेन आपकी अपनी होती है तो उस पर होने वाले हर ट्रांजैक्शन से गैस फीस और सर्विस फीस के रूप में कमाई होती है। ये कमाई सीधे प्रोटोकॉल के पास जाती है। और इस कमाई का होता क्या है? यहीं पर तो ये मॉडल दिलचस्प हो जाता है। इस आमदनी का इस्तेमाल टोकन होल्डर्स को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। एक तरीका है टोकन को बर्न करना। बर्न करना मतलब? इसका मतलब है कि प्रोटोकॉल अपनी कमाई का एक हिस्सा इस्तेमाल करके टोकन्स को हमेशा के लिए सर्कुलेशन से हटा देता है। अगर डिमांड उतनी ही रहे और सप्लाई कम हो जाए तो सैद्धांतिक रूप से हर बचे हुए टोकन की कीमत बढ़ जाती है। समझ गया। तो सप्लाई कम करके वैल्यू बढ़ाना। इसके अलावा और क्या फायदे हैं? दूसरा, टोकन की यूटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। इसका इस्तेमाल सिर्फ खरीदने बेचने के लिए नहीं होता, बल्कि स्टेकिंग के लिए होता है, गवर्नेंस में वोटिंग के लिए होता है, और जैसा कि उन्होंने बताया, एआई और पेमेंट सर्विसेज के लिए भी ये टोकन जरूरी होगा। और ब्रांडिंग का भी असर तो पड़ता होगा? निश्चित रूप से। इंटरलिंक का अपना ब्लॉकचेन ये निवेशकों और पार्टनर्स के लिए एक बहुत मजबूत संदेश है। और आखिर में सबसे जरूरी है नेटवर्क इफेक्ट। जितने ज्यादा डैप्स और यूजर्स चेन पर आएंगे, टोकन की डिमांड उतनी ही स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। ये सब कागज पर तो बहुत शानदार लग रहा है, पर क्या उनके पास कोई ठोस रोड मैप है कि ये सब किया कैसे जाएगा? एक एक करके क्या कदम उठाए जाएंगे? हाँ, और ये रोड मैप काफी सोचा समझा लगता है। उन्होंने इसे 6 स्टेप्स में बांटा है। ओके। स्टेप 1 में वो V5.0 को पूरा करेंगे और एक प्राइवेट मेननेट लॉन्च करेंगे और टोकन का शुरुआती वितरण करेंगे टीम, वीसीज और कम्युनिटी के बीच। प्राइवेट मतलब शुरुआत में सबके लिए नहीं होगा? हाँ, इसके तुरंत बाद स्टेप 2 में सिक्योरिटी ऑडिट्स और सारी कानूनी तैयारी होगी, जो कि सबसे जरूरी है। बिल्कुल। इसके बाद स्टेप 3 में वो पब्लिक टेस्टनेट और फिर ओपन मेननेट लॉन्च करेंगे, जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकेगा। ये असली दुनिया में नेटवर्क का पहला स्ट्रेस टेस्ट होगा। और यहीं से टोकन आम लोगों के लिए उपलब्ध होना शुरू होगा? लगभग। स्टेप 4 से असल लिस्टिंग शुरू होगी, लेकिन वो सीधे बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंज पर नहीं जा रहे। वो पहले ITLX डेक्स, जो उनका अपना डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होगा, और कुछ छोटे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजों पर लिस्टिंग करेंगे। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हर कोई तो बड़े एक्सचेंज पर जाना चाहता है। ये एक बहुत स्मार्ट रणनीति है। इसका मकसद शुरुआती लिक्विडिटी बनाना और टोकन की शुरुआती कीमत तय करना है। इसे प्राइस डिस्कवरी कहते हैं। अच्छा। इससे जब वो स्टेप 5 में बाइनेंस जैसे टियर 1 एक्सचेंज पर जाएंगे, तो मार्केट में पहले से ही एक बेस प्राइस और ट्रेडिंग वॉल्यूम मौजूद होगा। ओके, समझ गया। और आखिर में स्टेप 6 है लिस्टिंग के बाद का काम। टोकन के इस्तेमाल को लगातार बढ़ावा देना, जैसे कि स्टेकिंग प्रोग्राम्स, पेमेंट्स इंटीग्रेशंस और नई पार्टनरशिप्स। ये तो काफी सॉलिड और सोचा समझा प्लान लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, टाइमलाइन क्या है? ये सब कब तक होने की उम्मीद है? दस्तावेज के मुताबिक उनका आदर्श लक्ष्य है 2026 की पहली तिमाही यानी कि Q1 में किसी बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट होना। 2026 Q1? हाँ, लेकिन वो इस बारे में बहुत यथार्थवादी भी हैं। उन्होंने साफ कहा है कि ऑडिट, कानूनी मुद्दों और बड़े होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेशन जैसे कारणों से इसमें देरी हो सकती है और ये 2026 की पहली छमाही यानी कि H1 तक भी जा सकता है। तो इसका साफ मतलब है कि टीम जल्दीबाजी में कोई गलती नहीं करना चाहती। सुरक्षा और स्थिरता उनकी पहली प्राथमिकता है। एकदम सही। Co-CEOs का नजरिया बहुत स्पष्ट है। उन्होंने जल्दी मुनाफा कमाने के बजाय एक मजबूत, लंबे समय तक चलने वाली नींव रखने का फैसला किया है। इससे न केवल निवेशकों का भरोसा बढ़ता है, बल्कि असल दुनिया में इस्तेमाल भी पक्का होता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये है कि इंटरलिंक नेटवर्क सिर्फ एक और टोकन लॉन्च नहीं कर रहा है, वे एक पूरा डिजिटल राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, जिसकी अपनी अर्थव्यवस्था और अपने नियम होंगे। और लेयर 1 में जाने का फैसला इस विजन का सबसे बड़ा सबूत है। BNB की इकोनॉमिक ग्रेविटी से प्रेरणा लेना और पॉलीगन की तरह एक सोची समझ योजना अपनाना, ये सब एक लंबी अवधि की दृष्टि की ओर इशारा करता है। हाँ, और ये सफर देखना बहुत दिलचस्प होगा।
लेकिन यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। इन दस्तावेजों में तकनीकी और वित्तीय रोड मैप तो बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है, हाँ वो तो है। पर जब इंटरलिंक अपना खुद का इकोसिस्टम बना रहा होगा तो सिर्फ टोकन की कीमत से परे इसकी असली सफलता के लिए किस तरह की डेवलपर और यूजर कम्युनिटी सबसे ज्यादा जरूरी होगी? वो कौन सी चीज है जो कोड और ब्लॉकचेन को सिर्फ एक तकनीक से आगे ले जाकर एक जीवित, सांस लेती हुई संस्कृति या कल्चर बनाती है?